सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। एज़ यू नो हमने एक सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसमें कि हम इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस पर्टिकुलरली स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और आज ये हमारी जो सीरीज़ है उसमें पार्ट 4 है जिसमें कि हम 61 क्वेश्चन जो है उसको डील करने वाले हैं। यानी इसके आगे के ऑलरेडी हमने जो है 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। हम हर वीडियो में 20 क्वेश्चंस करते हैं। एंड आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है 61 क्वेश्चन, दैट इज देयर विल बी ओनली रिग्रेशन लाइन इन द केस ऑफ टू वेरिएबल्स, दिस इज द कोरिलेशन। तो आपको ये एक प्रॉपर्टी है रिग्रेशन की जो कि बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्या है वो प्रॉपर्टी ये है कि अगर r इक्वल्स टू 0 है, अगर r इक्वल्स टू 0 है तो इसका मतलब क्या होगा, रिग्रेशन लाइंस क्या होंगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। हमने कल लास्ट क्लास में भी ये बात की थी, इस क्वेश्चन पे बात की थी कि अगर हमारा जो r 0 है यानी कि कोई भी कोरिलेशन नहीं है उनके बीच में, नो कोरिलेशन, तो हमारा जो लाइंस होंगी, रिग्रेशन लाइंस कैसे होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और जब रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा यानी +-1 होगा तो लाइंस क्या होंगी, कोइंसाइड करेंगी। कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर एक होंगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब कोई भी कोरिलेशन नहीं है तब क्या होता है, r 0 होता है और परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, ठीक है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो जब आप एक दूसरे की बातें काटते हो ना, जब रिलेशन नहीं होता है तो आप किसी की को भी हर्ट कर देते हो, किसी की बात को कुछ भी बोल देते हो, तो काट देते हो एक दूसरे की बात को। और जब एक के साथ एक जैसे ही कोई दूसरा बोले वैसे ही हम बोलेंगे, दोनों की बातों से सहमत रहते हो यानी रिलेशन है, तो r इक्वल्स टू +-1। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा केस है जहाँ पर सिर्फ एक ही रिग्रेशन लाइन होती है, एक ये और एक ये, दोनों एक ही जैसी हैं, तो ये होता है परफेक्ट कोरिलेशन के केस में, ठीक है। तो आपको याद रखना है परफेक्ट कोरिलेशन के केस में 1 इज नॉट द आंसर, परफेक्ट होगा, इसका आंसर क्या होगा, परफेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इंडेक्स नंबर जो है वो क्या काम करता है, यानी इंडेक्स नंबर आइडियल कब होता है। अब मैंने ये कल की क्लास में आपको बताया था कि इंडेक्स नंबर जो होता है वो आइडियल तभी होता है जब हम टाइम रिवर्सल फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को क्या करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या होता है बता देती हूँ। P01 इंटू P10 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 के बराबर हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टाइम रिवर्सल। यानी कि जो बेस ईयर था वो करंट ईयर हो गया और जो करंट ईयर था वो बेस ईयर हो गया, वो 1 के बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया, टाइम रिवर्सल। फैक्टर रिवर्सल क्या होता है कि अगर प्राइस और क्वांटिटी जो है वो वैल्यू के बराबर आ जाए, v मतलब वैल्यू ऑफ 0-1, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ठीक है। आपको याद रखना है कि ऐसा कौन सा इंडेक्स है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, फिशर इंडेक्स। इसीलिए हम कहते हैं फिशर क्या है, हमारा जो है एक आइडियल इंडेक्स है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेंज इन द वेरिएबल्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम इज मेजर्ड। चेंज ऑफ वेरिएबल ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो किससे मेजर करते हैं, तो मीन से तो करते नहीं, कोरिलेशन का भी कोई लेना देना नहीं है। डिस्पर्जन से हम क्या मेजर करते हैं कि कितना दूर है मीन वैल्यू से, तो क्या बचा हमारे पास, इंडेक्स नंबर। तो आपको पता होगा जो इंडेक्स नंबर है उसको हम बेस 100 लेके चलते हैं, ठीक है। अगर वैल्यू मान लो इंडेक्स नंबर की 110 आ गई तो हम क्या कह रहे हैं, बेस ईयर से कितना इंक्रीज है, 10% इंक्रीज हुआ है वैल्यू में। अगर मान लो 100 बेस है और वैल्यू आपकी आ रही है 90, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे कि हमारी जो बेस है उससे हमारी जो वैल्यू है वो 10% डिक्रीज हो गई है। तो इस तरीके से हम इंडेक्स नंबर से जो है वेरिएबल्स में चेंज देखते हैं ओवर टाइम, तभी हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, राइट। आपने देखा होगा CPI जो निकालते हैं वो भी क्या है, इंडेक्स का ही पार्ट है। नेक्स्ट है रिग्रेशन, टू रिग्रेशन इक्वेशंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अभी बताया था जब ईच दोनों को एक दूसरे को राइट एंगल पर करती है तो क्या होता है, कोरिलेशन कैसा होता है, 0 होता है। दोनों के बीच में कोरिलेशन कैसा होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। कल बताया था ज्योमेट्रिक मीन बेस्ट एवरेज है फॉर इंडेक्स कंस्ट्रक्शन। बिल्कुल ये प्रॉपर्टी हमने करी थी कि ज्योमेट्रिक मीन इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एवरेज इन प्रिंसिपल फॉर इंडेक्स कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ठीक है। रीजन कहता है कि ज्योमेट्रिक मीन इज यूज्ड व्हेन द रेंज ऑफ आइटम्स इज वेरी लार्ज। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना होता है। व्हेन देयर इज असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है
आप पहले असर्शन पढ़ोगे, ये बात ठीक है, हमें पता है प्रॉपर्टी है, फिर आप रीज़न पढ़ेंगे। रीज़न हमने पढ़ा कि ज्योमेट्रिक मीन को तब यूज़ करते हैं जब हमारी आइटम्स बहुत लार्ज होती हैं। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि रूट होता है एन रूट, ठीक है, x1 x2 टिल xn तक होता है। तो इससे क्या होगी, बड़ी वैल्यूज़ को क्या करता है, छोटा करने का काम करता है, एक एवरेज बता देता है छोटी, तो ये भी ठीक है। पर क्या क्योंकि हमारी आइटम्स लार्ज होती हैं इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर? तो आंसर इज़ नो। कि बड़ी वैल्यूज़ हैं इसलिए हम इंडेक्स नंबर यूज़ करते हैं, तो आंसर इज़ नो, इसलिए ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये देखना है कि पहले तो ये चेक करना है कि क्या जो हमारा असर्शन है वो करेक्ट है कि नहीं, रीज़न करेक्ट है कि नहीं। फिर ये देखना है क्या रीज़न की वजह से असर्शन जो बात बोली जा रही है क्या उसका वो लॉजिक है। तो अगर नहीं है तो नॉट हो जाएगा, और अगर है तो वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो इसका आंसर क्या हो गया, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 66. When the null hypothesis is there as an equality, इसका क्या मतलब हुआ? पहले तो आपको स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए। When the null hypothesis is there as an equality, तो आपको पता है, कल ही मैंने बताया था नल हाइपोथेसिस में क्या बोलते हैं, जो आपने स्टेटमेंट बोली है वही सही है। तो जो आपने बोली है, जो आपने हाइपोथाइज किया है वो सही है। इक्वालिटी का साइन किस में होता है, नल में होता है। और अल्टरनेट में क्या होता है, या तो म्यू ग्रेटर होगा आपकी जो आपने सोचा था उससे, या फिर जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो कम होगी जो आपने सोची थी, या फिर एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू, उसके बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये 3 केसेस होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इसी में ही बता देती हूँ कि इसी का ही पार्ट होता है कि म्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट। ठीक है, जो आपने बात बोली है वही बात निकलेगी, वो हो गया म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट, और वो जो बात आपने बोली है वो नहीं होगी, ऑल्टरनेट। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसमें अगर वन साइडेड होगा या वन टेल, इसको हम बोलते हैं वन टेल केस। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, वन टेल केस, वन टेल केस। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं टू टेल केस। ठीक है, तो ये होता है हमारा टू टेल केस, और ये क्या होता है, वन टेल केस। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या है, इससे आगे बढ़ते हैं। व्हेन क्या बोला, नल हाइपोथेसिस देयर एज एन इक्वालिटी, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है प्रोबेबिलिटी का वो क्या होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग कौन सा एरर, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, वो क्या बताता है, हमारा टाइप 1 एरर। तो अब जब टाइप एरर्स की बात चली है तो मैं आपको एरर्स जो 2 टाइप्स के एरर होते हैं वो भी समझा देती हूँ कैसे होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो बी होगा। टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं वो बता देती हूँ। देखो, हम एक टेबल बनाते हैं, इस तरीके से टेबल बनेगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा कि आपने एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा एच नॉट ट्रू है या एच नॉट फॉल्स है। ठीक है, एच नॉट क्या हो गया, आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है और फॉल्स है। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो बिल्कुल सही है, करेक्ट डिसीजन है, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, करेक्ट डिसीजन है। ठीक है, ओके। अब नल हाइपोथेसिस सही था लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो ये कैसा एरर हो गया, टाइप 1 एरर। कि नल हाइपोथेसिस तो सही था लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो हमने क्या कर दी, गलती कर दी, टाइप 1 एरर, जिसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर ये अल्फा है तो ये क्या हो गया, 1 माइनस अल्फा। ओके, अब आगे चलते हैं। अगर हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, नल हाइपोथेसिस गलत है लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या हुआ, ये भी तो गलत हुआ ना, ये कैसा हुआ, रॉन्ग डिसीजन हुआ, ये नहीं लेना था, ऐसा थोड़ा करना था। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, टाइप 2 एरर। ठीक है, और दोनों में से खतरनाक कौन सा होता है ये आप मुझे बताएंगे, और इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। और ये क्या हो गया, ये राइट डिसीजन हो गया कि कोई चीज़ गलत थी उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, करेक्ट डिसीजन। इसको हम किससे करेंगे, 1 माइनस बीटा से। देखो, जो एरर था वो अल्फा से, दूसरा एरर बीटा से, जो इसका अपोजिट है यानी सही वाली चीज़ है उसको 1 माइनस अल्फा से, और इसका जो सही वाला चीज़ है उसको 1 माइनस बीटा से। सिंपल, याद हो जाएगा। बस ये याद रखना, एच नॉट ट्रू, एच नॉट फॉल्स, एक्सेप्ट और रिजेक्ट। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 67 की ओर चलते हैं। 67 में क्या है, इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एक्स सक्सेस होने की क्या है, यानी फॉर्मूला पूछ रहा है नॉर्मल आपसे बाइनोमियल का। तो एन सी एक्स पी की पावर एक्स
क्यू की पावर n माइनस एक्स। अब ये क्या है, n मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार आपने कोई चीज़ इवेंट किया, ठीक है, तो n हो गया नंबर ऑफ ट्रायल्स। x क्या हो गया, नंबर ऑफ सक्सेस, कि मान लो 5 बार बॉल मान लो उछाली या कॉइन उछाला, उसमें से 3 बार हेड आए, ठीक है। अब सक्सेस क्या है, मान लो मैंने बताया सक्सेस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मान लो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है इन द टॉस ऑफ 2 कॉइन्स। तो 2 कॉइन को टॉस करने पे या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो हेड आने की 1/2 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और उसमें मान लो सक्सेस हो गया 3, तो क्यू क्या हो गया, फेलियर की। तो फेलियर कैसे निकालते हैं, फेलियर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। दोबारा लिख देती हूँ, तो Q क्या हो गया 1 माइनस पी, तो ये क्या हो गया 1 माइनस 1/2, कितना हो गया 1/2, और जो बच गया यानी n माइनस एक्स यानी 5 में से 3 गए तो बच गया 2। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, NCX P की पावर, जो सबसे पहले आएगा P की पावर x, और Q के पास जो बच गया वो दे दो Q, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर आप इसमें चेक कर लो, ए ही वाला करेक्ट लग रहा है मुझे, हाँ तो ए ही करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट होगा 68 क्वेश्चन। अब एक बैग में 10 बल्ब हैं, ठीक है, जिसमें से 10 बल्ब में से एक बैग है, मान लो उसमें 10 बल्ब में से 4 बल्ब डिफेक्टिव हैं, ठीक है। अब हमने 3 बल्ब उठाए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक बल्ब निकाला, दूसरा बल्ब निकाला, तीसरा बल्ब निकाला, उसको वापस नहीं रखा एक निकालने के बाद। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि हमने 3 बल्ब इकट्ठे 3 बल्ब निकाल दिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि तीनों ही डिफेक्टिव हों, तो तीनों ही डिफेक्टिव हो। 4 तो बल्ब डिफेक्टिव है, उसमें से हमने 3 उठाने। मैंने बताया था जब भी हमें इकट्ठी कोई चीज़ लेनी है तो हम क्या लगाते हैं, कॉम्बिनेशन। तो 4 में से 3 हमने उठा लिए जो कि क्या होंगे, डिफेक्टिव होंगे। तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी फेवरेबल जो हमें चाहिए कि तीनों डिफेक्टिव हो। टोटल कितने बल्ब हैं, 10। अब 10 में से कितने चाहिए, 3। तो ये आपका आंसर आ गया 4C3/10C3। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, मैंने कल की क्लास में भी बताया था। अभी भी किसी को नहीं समझ में आया तो बता देती हूँ दोबारा। 4 फैक्टोरियल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, दोनों का डिफरेंस, अपॉन 10 फैक्टोरियल, नीचे क्या होगा 3 फैक्टोरियल, और फिर दोनों का डिफरेंस, और फिर उल्टी गिनती शुरू करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 1/30। तो 1/30 ए पे है, ये हो जाएगा, ठीक है। स्टिल ना समझ में आए कैसे सॉल्व करना है तो बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से समझा दूंगी। नेक्स्ट, इफ़ अ सैम्पल सर्वे ऑफ सेम 100 फैमिलीज इज कंडक्टेड एवरी ईयर, हर साल एक पर्टिकुलर विलेज में 100 फैमिलीज पर क्या हो रहा है, सैम्पल सर्वे हो रहा है 5 सालों तक, तो ऐसे डाटा को क्या बोलेंगे। कल मैंने आपको टाइप्स ऑफ डाटा कराया था। अब देखो इसमें हम यूनिट्स की भी बात कर रहे हैं और 5 सालों की भी बात कर रहे हैं। तो मैंने बताया था ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पैनल या फिर पूल डाटा बोलते हैं। आज बता देती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, पैनल और पूल डाटा। तो पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कि 100 फैमिलीज़ हैं, 5 सालों तक किया गया, तो इसका आंसर यहाँ पे पैनल और पूल दोनों होते तो मैं बताती आपको आंसर क्या होता, तब भी पैनल होता, और यहाँ पर भी आंसर क्या है, पैनल। अब डिफरेंस समझ लेते हैं एक बार, पैनल और पूल डाटा में क्या होता है। देखो बच्चे, पैनल और जो पूल डाटा है ना, उसमें जो डिफरेंस है वो सिंपल सा ये है कि मान लीजिए कोई क्लासरूम है, ठीक है, मुझे उस पर स्टडी करनी है, या हाँ क्लासरूम ही ले लेते हैं मान लो। तो मैं आपको बता रही थी कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं पूल्ड और पैनल डाटा में। तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमने लिए, मान लीजिए 3 क्लासेस हैं, एक साइंस की है, एक साइंस का सेक्शन है, एक आर्ट्स का है, मान लो एक कॉमर्स का है, ठीक है, स्कूल में। उसके ऊपर हमको कोई टेस्ट करना है। हमने मान लीजिए 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में और 24 में, अब हम यहाँ पे 25 तक मान लो, और हमने क्या किया, इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें पासिंग परसेंटेज कितनी है वो नोट किया, ठीक है, पासिंग परसेंटेज देखी, ठीक है। तो पासिंग परसेंटेज देखी, और मान लो हमने देखा अटेंडेंस कितनी है, ये सब चीज़ें हमने देखी, ठीक है। 2-3 फैक्टर्स हमने एनालाइज किए बच्चों के, तो साइंस पे किया, आर्ट्स पे किया, कॉमर्स पे किया, ठीक है। तो ऐसे डाटा को हम क्या कहेंगे, पैनल डाटा।
अब 5 सालों तक हम सेम ही क्राइटेरिया देख रहे हैं, यानी पासिंग परसेंटेज कितनी है, अटेंडेंस कितनी है, 2020 में भी देखी, 21 में भी देखी, 22 में भी देखी, 23 में भी, 24 में भी, 25 पे, और इन्हीं 3 सेक्शंस पे देखी, साइंस में, आर्ट्स में और कॉमर्स में। ठीक है, तो इस डाटा को हम क्या कहेंगे, पैनल डाटा। अब इसी का दूसरा जो है वो है पूल डाटा। पूल डाटा में क्या होता है, नॉट नेसेसरली हम साइंस, आर्ट और कॉमर्स को ही स्टडी करेंगे। हो सकता है मान लो पहले 2020 में हमने साइंस पे किया, आर्ट्स पे किया, कॉमर्स पे किया, 21 में मान लो फिर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स पे किया, 22 में हमने मान लो कोई और ले लिया, फिर हमने मान लो ले लिया और क्या हो सकती है स्ट्रीम, हाँ मान लो बायो वाले स्टूडेंट्स को देखा कि जिन्होंने बायो ले रखी है, आर्ट्स ले रखा है और कॉमर्स ले रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चेंज कर दी, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स जो हैं, ये जो यूनिट्स हैं हमने चेंज कर दी, इनके ऊपर हम नहीं कर रहे। तो ऐसे डाटा को हम क्या कहेंगे, पूल डाटा। आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया तो मैं एक और एग्जांपल से आपको थोड़ा सा इसको क्लियर कर देती हूँ। मान लीजिए वो हुआ क्या बोलते हैं, मान लीजिए हमने कुछ डाटा कलेक्ट करना है हाउस होल्ड्स का। ठीक है, तो हाउस होल्ड 1, 2, 3 ये 3 हाउस होल्ड्स थे और टोटल मान लो 10 घर हैं उस विलेज में, एरिया में, ऐसे मान लेते हैं। तो 2000 मान लीजिए वही 20 का, 21 का, 22 का, 23 का और 24 का हमने इनका इनकम देखा, कंजप्शन देखा, सेविंग देखा, 3 वेरिएबल स्टडी किए। तो अगर हम H1, H2, H3 इन्हीं के ही इनकम, कंजप्शन, सेविंग सारे सालों में देख रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा पैनल डाटा। और पूल में क्या होगा, हम H1, H2, H3 पहले साल, अगले साल हमने मान लो H4, H5, H6 का देख लिया, फिर H7, H8, H9 का देख लिया। ठीक है, फिर H10 मान लो उससे अगले साल H10, फिर H8, H7 का देख लिया, फिर उससे अगले में और 3 किसी का देख लिया, मान लो 4 का देख लिया, 8 का देख लिया और 10 का देख लिया। तो जब हम यूनिट्स चेंज कर देते हैं, डाटा हम इनकम, कंजप्शन और सेविंग का ही इकट्ठा कर रहे हैं हर साल, लेकिन हमने हाउस होल्ड्स के नंबर बदल दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, पूल डाटा हो जाएगा। ठीक है, पैनल में बस आपको ये याद रखना है, हमारे यूनिट्स जो होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, इतना ही फ़र्क है। ठीक है, अगर ये कह देता है यहाँ पे 100 फैमिलीज़ हैं और वो हर फैमिली क्या है अलग अलग ले रहे हैं हर बार, तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो जाता है, पूल डाटा हो जाता है। नेक्स्ट है गिवन दैट अर्थमेटिक मीन, हमको 45 गिवन है, मोड 48, तो इसका फॉर्मूला कल भी बताया था, मीडियन निकालना है, तो मोड इज इक्वल्स टू जिसके अल्फ़ाबेट ज़्यादा उसके साथ 3 लगा दो और जिसके अल्फ़ाबेट्स कम उसके साथ 2 लगा दो। ठीक है, तो मोड 3 मीडियन 2 मीन, तो आपका जो भी आंसर पुट करके आ जाएगा वो आ जाएगा 46, देख लेना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। आज मैं आपको 71 क्वेश्चन तक ही कराऊंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे करेंगे। 71 लास्ट क्वेश्चन। जब मैंने आपको काई स्क्वायर बताया था, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी। एक तो हमने फॉर्मूला याद किया था, फॉर्मूला मुझे बताएंगे क्या था, ऑब्जर्व्ड फ्रिक्वेंसी वाला, FOEE क्या था बताओ, आप लोग बताएंगे क्या था फॉर्मूला। फिर मैंने ये भी बताया था कि इसकी वैल्यू जो होती है हमेशा वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, ये भी हमने बात की थी। अब क्वेश्चन में एक और चीज़ जो पूछी है वो है कि वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इन 3/5 रेलेवेंस टेबल। 3/5 क्या है, यानी 3 रो हैं और 5 कॉलम है। पहले रो लिखा जाता है फिर कॉलम लिखा जाता है, उसकी वैल्यू बता रखी है। नल हाइपोथेसिस जो है 5% पे टेस्ट किया गया और अब हमसे पूछा गया है कि इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगी। तो ये बाकी सारा डाटा हमारे लिए इररेलेवेंट है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैसे निकालते हैं। R-1 C-1, तो R-1 क्या है, 3-1 5-1 2 into 4 दैट इज़ 8, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन। आई होप सब आपको सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गए होंगे। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तक हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं, आपने देखा है मोस्टली क्वेश्चंस ज्योमेट्रिक मीन पे, ठीक है, मीन मीडियन मोड के फॉर्मूलाज पर, मीन मीडियन मोड के फॉर्मूलाज से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, या फिर कर्टोसिस वाले रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, कर्टोसिस या फिर स्क्यूनेस, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो स्क्यूनेस होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कैसी होती है, स्क्यूनेस नहीं होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। इंडेक्स नंबर पर आ रहा है, इंडेक्स नंबर पे भी लास्ट ईयर पाश्चे ज़्यादा आ रहा है,
और उसका वो क्या है, क्या बोलते हैं, आइडियल इंडेक्स कौन सा है, इस पे क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, फिर हमने देखा रिग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रिग्रेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद रिग्रेशन के बाद आपने देखा रिग्रेशन की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, तो आपको ये पढ़ के जानी है। फिर आपको कोरिलेशन देखना है कि कोरिलेशन जो है, कोरिलेशन के फॉर्मूलाज याद कर लो। उसके अलावा एक और टॉपिक जो बहुत पूछा जा रहा है वो है रिग्रेशन हो गया, कोरिलेशन हो गया, एक हो गया डिस्पर्जन। डिस्पर्जन में भी आपका जो है मेन उसके डिस्पर्जन के फॉर्मूला यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या फिर रेंज, इनके फॉर्मूलाज, स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज़ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल, ये ज़रूर पढ़ के जाना है। चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल ये ज़रूर पढ़ने हैं टॉपिक्स। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ जो आपको ज़रूर करने हैं, मिक्स नहीं करना है। काई स्क्वायर, ठीक है, काई स्क्वायर हो गया, आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग हो गया, ये सारे क्वेश्चंस आपको ज़रूर, ये सारे टॉपिक्स पढ़ के जाना है। इसमें भी सिलेक्टिव स्टडी करके जाना है। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स, अगर आपने क्वेश्चंस देख लिए हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स पता चल गए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि आप किसी भी क्वेश्चन में स्टैट्स का क्वेश्चन कोई भी गलत करेंगे। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आपको अगर ये पसंद आती है वीडियो तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक